हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में प्लेन मिरर पे ऑब्जेक्ट्स और इमेज के चलने का क्वेश्चंस किए थे और उस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आज का कि एक ये प्लेन मिरर है, इसकी वेलोसिटी 3D में दी गई है 2i प्लस 3j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 3D में दी गई है 4i प्लस 4j प्लस 4k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी 3D में दी गई है, ऑब्जेक्ट और मिरर की। ये जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन को आपको ये एक्स एक्स लेना है, बाकी वाई जेड प्लेन समझ ही गया आप कौन होगा। मिरर पे नॉर्मल एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन तो आपको पिछले क्लास में तो कुछ आइडिया मैंने इसका बताया ही था। अभी आप लोग इसको यहाँ पे पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सारे दोस्त इसको सॉल्व किए होंगे और हम लोग अपना सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। जैसा हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि जो वेलोसिटी मिरर की, वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, उसका इमेज के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर ही ना करें। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें कि ये दिया, ये एक्स एक्सिस दिया है तो इसका नॉर्मल हुआ एक्स, तो ये प्लेन हुआ वाई जेड। इसलिए जो ये वाई जेड वेलोसिटी है मिरर की, वो बिना मतलब का दिया गया है, उसका हमारे सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं है। इसलिए हम लोग इसको अब हम सिर्फ इधर की तरफ 2i चलता हुआ मानेंगे। इस वेलोसिटी को आप कंसीडर ही ना कीजिए, 2i चल रहा है। अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे, सीधे लिख रहे हैं, पैरेलल वाला सेम लिख देंगे, अलोंग वाला सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। तो पहले हम लोग अलग से कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला भी लिख रहे, सिर्फ एक्स के अलोंग वाला, अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल माइनस ऑफ ग्राउंड नहीं, पहले मिरर निकाला जाए ना, मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स एक्सिस। वाई जेड वाला तो जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जेक्ट माइनस मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट है 4i और इसका है 2i, तो 4i माइनस 2i इज 2i। इसलिए नेट वेलोसिटी हो गया, नेट VIM हो गया अपना माइनस 2i, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है वो एग्जैक्ट वही लिख देना है, ये पढ़े हैं हम लोग। तो जाएगा 4j प्लस 4k। ये नेट वेलोसिटी हो गई किसकी, इमेज की, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हुई, लेकिन हमको बताना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो VIM को लिख सकते हैं हम लोग कितना, VIM को लिख सकते हैं VIG माइनस VMG, सही है, इक्वल VIM VIG तो निकालना रहने देते हैं, VIG माइनस VMG। मिरर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सिर्फ क्या लेंगे, 2i, ध्यान रखना है।
इसका कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन से हटा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इज इक्वल टू हो गया -2i + 4j + 4k, इसलिए वी आई जी, ये 2i खत्म हो गया, इसलिए आंसर हो गया हमारा कि VIG इक्वल टू -2i कैंसिल हो गया, इट इज जस्ट 4j + 4k। ये अपना आंसर हुआ, दिस आंसर। ठीक है, तो जो कहा वो बात समझना है कि हमको उसकी वेलोसिटी, मिरर की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के पैरेलल है, वो कंसिडरेशन के बाहर रखना है, वो उसका यूज ही नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक लास्ट और एग्जाम्पल करते हैं और हम लोग प्लेन मिरर को फिनिश करते हैं आज। ये सब लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है और एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका गया, प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, ये एंगल है अल्फा और ये फेंका गया है यहाँ से थीटा पे, प्रोजेक्टाइल v स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, तो बताना है फाइंड वेलोसिटी, relative velocity, find relative velocity and relative acceleration of image with respect to object, image with relative velocity and relative acceleration of image with respect to बॉल है जिसको फेंके हैं बॉल, just after it is projected। ठीक फेंकने के बाद जो बॉल का इमेज है, बॉल के इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉल और एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल का एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट फेंकने के जस्ट बाद। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग, उसको सॉल्व कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग किए होंगे इसको, नहीं किए तो जरूर से पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए अगर सीखना है चीज तो। कर लिए हैं तो हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हम यहाँ से मिटा देते हैं, यहीं सोल्यूशन लिखेंगे। पहले निकालते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये बॉल प्रोजेक्ट किया जा चुका है, इसका एक्सेलरेशन होगा g। ठीक है, तो अब हमको इमेज इसका यहाँ बनेगा। अब इमेज का भी एक्सेलरेशन निकाल के रिलेटिव निकालना है। तो अब ये जो वेक्टर है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर या अलोंग नहीं है, तो हमको रिजॉल्व करना चाहिए। जी को रिजॉल्व कर लिया जाए, अलोंग इंक्लाइन अलोंग द मिरर परपेंडिकुलर टू मिरर, ऐसे। ठीक बात।
वी हटा लिया जाए पहले यहां से, ऐसे हम लोग ये जो लाइन है वो मिरर के पैरेलल, ध्यान रहे मिरर के पैरेलल, यानी ये एंगल होगा अल्फा, सही बात। इसलिए ये एंगल हो जाएगा, ये 90 पूरा है, इसलिए हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इसको अल्फा कह लीजिए, इसको अल्फा कह लीजिए आप, तो रिजॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा जी कॉस अल्फा, इधर हो जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका हम यहां बनाएंगे, तो जो मिरर के परपेंडिकुलर है उसका इधर है तो उल्टा बन जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा इधर कितना, जी कॉस अल्फा, और ये वाला इधर बन जाएगा, ये तो पैरेलल वाला जैसा था वैसे ही बनेगा, तो इधर हो गया जी साइन अल्फा। अब इमेज का एक्सेशन ये हुआ और ऑब्जेक्ट एक्सेशन ये हुआ, तो इमेज का एक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक्सेशन से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये दो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला ऐड हो जाएगा, इसलिए हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख देंगे सर यहाँ पर हम 2g cos अल्फा, 2g cos अल्फा, साइन अल्फा के अंदर जी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी हमने ऐसा दिया था, वेलोसिटी ये हुआ इधर, जो कि वेलोसिटी था थीटा पे, तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा अलोंग इंक्लाइन, अलोंग मिरर एंड परपेंडिकुलर टू मिरर, इसको रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये v था, ये अल्फा है और ये पूरा थीटा था, तो हो गया थीटा माइनस अल्फा। v जो है मिरर से रिजॉल्व करना तो उधर का एंगल चाहिए होगा, इसलिए इधर की तरफ आ गया v cos थीटा माइनस अल्फा, और इधर आ गया v sin थीटा माइनस अल्फा। वेलोसिटी रिजॉल्व कर दिया। अब हमको ये वेलोसिटी जहाँ मिलेंगी हमको, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, जो पैरेलल वाला है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, v cos थीटा माइनस अल्फा, और ये वाला इधर है तो जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा v sin थीटा माइनस अल्फा। फिर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे, तो इसमें से घटाएंगे, तो ये जो दोनों वेक्टर दिशा में ये घट के 0 हो जाएगा और ये वाला फिर ऐड हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बॉल हो गया 2v sin थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आसान मुश्किल नहीं है, आपको बस वही ध्यान रखना है कि हर बार आपको जो चीज़ देगा उसको, जैसा वेलोसिटी कोई वेक्टर दिया तो मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करिए, और फिर जैसा था वैसा करिए। ये तरीका हमेशा अपनाएंगे आप लोग। चलिए, तो ये हो गया, प्लेन मिरर की पढ़ाई फिनिश हो गई हमारी। इस पे असाइनमेंट्स आप करेंगे। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल कर्व में भी स्पेशली स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए देखिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इमेजिन कीजिए एक ये स्फेयर इमेजिन कीजिए,
कैसा है स्फीयर? एकदम हॉलो, कांच का एकदम हॉलो स्फीयर, बबल जैसा, बबल, पतला सा कांच का ही हॉलो स्फीयर इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब ये समझे मैं, सॉलिड स्फीयर नहीं, कैसा हॉलो स्फीयर, एकदम थीन, मैंने कहा ना बबल, वाटर बबल जितना पतला सा। इसके बाद फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से कट कीजिए इसको, काट, ऐसा ऐसा यहाँ से काट दीजिए। तो जो ये मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ऐसा बाउल टाइप का मिलेगा, कटोरी टाइप का मिलेगा, बाउल टाइप का। ये बाउल बाहर ले आएगी। तो मैं इस बॉल को यहाँ अलग से डायग्राम बनाता हूँ। ये बॉल जो है कैसा, ये जो निकला है उसका हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया। कुछ ऐसा दिखेगा जो बाहर आया है, कट के जो बाहर ऐसा दिखेगा। अब इसी से जो निकला है, इसी से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों इसी से बनता है। दोनों अलग अलग मिरर नहीं होते। पॉलिश कहाँ करते हैं, लाइट कहाँ गिराते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कि इसकी बाहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया, बाहरी सरफेस को पॉलिश करेंगे यानी आप लाइट कहाँ गिराएंगे, अंदर में गड्ढे वाले सरफेस में, तब इसको हम नाम देते हैं कॉनकेव। बिकॉज वो गड्ढे में गिरा है, कॉनकेव मतलब गड्ढा गिरा है। और सेम जो निकला था, फिर से मैं बना लेता हूँ सेम चीज को, जो ये हमको बाउल यहाँ मिला था, अगर हम अंदर पॉलिश कर देते तो लाइट हम इधर से गिराते उभरे हुए सरफेस से, तब हम इसको, इसी चीज को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अलग अलग देखने में नहीं लगेगा, पॉलिशिंग का फर्क है। लाइट जिस सरफेस पे गिरेगी उस सरफेस का नाम होगा। तो ये दो टाइप के मिरर्स हो गए। अब जिस स्फीयर के ये जो हिस्सा है उसका जो सेंटर है सी, उसका एक, उसको हम लोग स्पेशल नाम देने, इसको बोला जाएगा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस बड़े स्फीयर का लो हिस्सा होंगे उस बड़े स्फीयर का सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक बात। अच्छा, अब ये फेस है सामने वाला, ऐसा गोला सा फेस होगा ना, ऐसा ये जो फेस ऐसा गोला सा, इसका भी तो कोई बालक एक सेंटर होगा यहाँ पर, समझे बात। जो सामने कटोरी टाइप जो दिखेगा तो एक सर्किल दिखेगा ना ऐसा हमको, उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो सेंटर, मैं उस सेंटर को यहाँ बना लेता हूँ, इस सेंटर को यहाँ बनाया। इस सेंटर और स्फीयर का सेंटर को मिलाने वाली लाइन, समझे आप। स्फीयर का सेंटर और मिरर का सेंटर, मिरर का फेस सेंटर और स्फीयर का अपना सेंटर को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस डायमीटर जो लाइन हुई, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्सिस भी लिखता है, तो यही होगा प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस, एक ही बात है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया सबको, और सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। ये जो स्फीयर्स के काटने से जो मिरर बना है उसका जो रेडियस होता है, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उस स्फीयर का जो रेडियस है वो, उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आर, और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर के कर्व सरफेस को जहां कट करेगी उस पॉइंट का नाम होगा पोल। उस पॉइंट पी को बोलेंगे हम लोग पोल। ये कुछ नॉमेनक्लेचर है मिरर का, कुछ नाम है जो हमेशा सब लोग एक ही नाम यूज करेंगे, तो ये नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं। कितने कितने नाम हम लोग लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ नाम। और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, आपको क्लियर हो गया। अब इसी में एक होता है फोकस, लेकिन फोकस ज्योमेट्रिकल कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सब ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, ज्योमेट्री का डेफिनेशन है। रेडियस है, सेंटर है, पोल है, वो उसका ज्योमेट्री है। लेकिन जो फोकस है वो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन नहीं है, वो फिजिक्स का डेफिनेशन है, वो सिचुएशन का डेफिनेशन होता है। तो फोकस किसको कहते हैं हम लोग? तो फोकस, इसमें कुछ ऐसा फोकस कहीं डिफाइन नहीं कर सकते। फोकस एक डेफिनेशन है। लिखा जाए फोकस क्या डेफिनेशन है? लिखा जाए कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where incident rays parallel to principal axis, incident rays parallel to principal axis intersect the principal axis, incident rays parallel to principal axis intersect the principal axis after reflection, after reflection। क्या पढ़ा आपने कि फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई एक डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए हमने ये जो कॉनकेव मिरर है तो ऐसा ना बना के आगे से हम लोग सिर्फ सिंबॉलिकली ऐसा बनाएंगे, ये सिंबल हो गया। कॉनकेव मिरर का ये सिंबल हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग अंदर से ऐसा कर देंगे। आगे से इतना बड़ा बड़ा डायग्राम नहीं बना के हम लोग ऐसे रे डायग्राम तो एक सिंबॉलिक डायग्राम होता है, तो ऐसे बनाएंगे तो कॉनकेव, ऐसे बनाएंगे तो कॉन्वेक्स। तो जैसे हमने मान लीजिए ऐसा एक बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया, और एक ऐसा कॉन्वेक्स मिरर बनाया। तो कहता है फोकस क्या चीज है? तो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटती है वो पॉइंट है फोकस। इसमें क्या होगा? इसमें लाइट तो अब इधर से लाना पड़ेगा, इधर से थोड़ी लाइट आएगा। तो कहा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद अब तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी ही नहीं। बट हम लोग ऐसा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि काटने का नहीं होता है, काटती हुई लगे, सीम्स टू इंटरसेक्ट भी होगा। सो इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे तो यहां कटेगी, तो ये इसका फोकस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगी वही उसका फोकस होगा। तो फोकस कोई ज्योमेट्रिकल पॉइंट नहीं है। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगी, ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे कौन सी है, कैसी है। मेरा कहना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि
एक ही मिरर पर अलग अलग इंसिडेंट रे अलग अलग जगह काटेगी। मैं ये शायद ये कहना चाहता हूं कि किसी मिरर का कोई एक फोकस नहीं होता, किसी मिरर का कोई एक फोकस, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। वो डिपेंड करता है आने वाली रेस पे कि कहाँ आई, कहाँ गिरी, किस एंगल पे गिरी। इसलिए मैं ये बात को एलॉबरेट करने के लिए जो मैं कहना कर रहा हूँ उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। मैं आपको लिए प्रूफ लिखने जा रहा हूँ कि अलग अलग रे के हिसाब से फोकस डिफाइन होता है। तो ये कैसे होता है ये हम देखने जा रहे हैं। चलिए हम आपके लिए एक प्रूफ लिखते हैं। ये एक कौन सा मिरर बनाया मैंने? जी हाँ, कॉनकेव। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बाय डेफिनेशन एक ही हम लोग प्रिंसिपल, ये एक रे ले आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसका ये मिरर का ये सेंटर बनाया है सी। ये आपका पोल पी है। अगर मैं सेंटर से यहां मिला दूं तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। सेंटर से मिलाने लाइन हमेशा नॉर्मल होगी, नॉर्मल हो गया। इसलिए ये हुआ इंसिडेंट रे। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल इंसिडेंट एंगल हो गया। इसलिए उतना ही एंगल पर ये रे यहां से जाएगी ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, ये भी क्या होगा? आई ही होगा। ठीक है, आई होगा। सो बाय डेफिनेशन दिस इज क्या? फोकस। बाय डेफिनेशन फोकस कैसे हुआ हो? क्योंकि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को जहां कट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा? फोकस होगा। तो ये फोकस एफ हो गया। अब हम ये डिस्टेंस आपके लिए निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्चुअल जो ये जो पोल से जो पोल हुआ फोकस हुआ, तो फोकल लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का दूरी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। स्मॉल एफ से दिखाया करेंगे हम लोग एफ, यानी ये दूरी हो जाएगा एफ, ये दूरी हुआ एफ। ये एफ आपको हम निकालना चाहते हैं। ये सेंटर है, ये पोल है, तो यहां से यहां दूरी हुई आर, ये हुआ एफ, तो ये दूरी हो गया आर माइनस एफ, ये दूरी होगा आर माइनस एफ। अच्छी बात है। ये आई तो ये भी आई होगा सर, ये दोनों रे पैरेलल है, ये आई तो अल्टरनेट एंगल आई होगा। अच्छा, ये आई है, ये आई है, तो ये एंगल कितना होगा? 2i होगा। सामने का दोनों सम के बराबर होगा। ओके, जहां ये रे इंसिडेंट हुई उसका नाम, उस पॉइंट का नाम मैंने ए रख लिया। तो फ्रॉम ट्रायंगल CAF, देखिए अब सर आप लोग जानते होंगे यू साइन रूल। यूजिंग साइन रूल, ट्रायंगल में साइन होता है साइन A अपान A इक्वल टू साइन B अपान B इक्वल टू साइन C बाई C। ए के सामने स्मॉल साइड का होता है, आप जानते होंगे, वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, तो हम CA अपान ये साइन कितना? पाई माइनस 2i इज इक्वल क्या होना चाहिए? CF अपान साइन आई, ये होगा साइन आई हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो CA कितना है? CA इक्वल कितना है? R अपान साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, हो जाएगा साइन 2i। ठीक है, इज इक्वल टू CF कितना हो जाएगा? R माइनस एफ अपान साइन आई।
ये हुआ साइन आई। ठीक है, अब साइन 2i को मैं ब्रेक कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन आई कॉस आई इक्वल टू आर माइनस एफ अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, यहाँ से हम लोग को एफ निकालना है। चलते एफ निकालते हैं, तो आर को उधर भेजते हैं, तो एफ इक्वल हो जाएगा आर माइनस, ये इधर चले गया, आर अपॉन 2 कॉस आई। यानी मैं ऐसे लिख लूँ एफ इक्वल टू आर 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस आई। देख रहे हैं आप, ये हुआ फोकस का फॉर्मूला। और जो मैंने कहा था वो बात आपको समझ आ रही, अलग अलग आई के लिए अलग अलग एफ होगा। यही बात मैं कहना चाहता था आपसे। इसलिए फोकस किसी मिरर का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो ज्योमेट्रिकल कोई पॉइंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि रे कौन सी है। जैसी रे होगी उसके हिसाब से फोकस, बिकॉज अलग अलग रे अलग अलग जगह पे फोकस होती है। लिखा जाए, इसके नीचे लिखेंगे। सो फोकल लेंथ एफ, सो फोकल लेंथ एफ ऑफ ए मिरर depends upon the radius, नहीं आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, रेडियस as well as the incident angle, as well as the incident angle of the रेज। जो भी रेज होंगी उनके इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करेगा, आर और आई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और लिखा जाए मतलब अलग अलग आई के लिए अलग अलग एफ होगा। देख रहे हैं, अगर आई हम रख दें यहाँ पर 60 डिग्री तो क्या होगा, आई 60 कर दें तो 2 इंटू कॉस 60 हो जाएगा 1, और एफ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो एफ इक्वल 0। एफ इक्वल 0 मतलब ये रही, यहाँ फोकस पोल पे हो जाएगा, तो फोकस पोल से कॉन्साइड हो जाएगा, है कि नहीं। और सबसे बड़ा फोकस कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा के लिए इसको सबसे बड़ा किया जाता है कि सबसे छोटा हो तो सबसे बड़ा आएगा। तो जब आई जब 0 हो जाएगा, आई 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हाफ हो जाएगा, r/2 आ जाएगा। तो f इक्वल r/2 आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन वो जो f इक्वल r/2 होता है वो ना मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है मिरर का, उससे फोकल लेंथ हमेशा कम ही होगा। ठीक है, तो f इक्वल r/2, f इक्वल r/2 द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। वो बात को लिखेंगे, लिखा जाए कि पहले एक अलग से लिखिए, पहले से लिखिए तो पैरा एक्सियल रेज बार बार हम लोग को यूज होगा। पैरा एक्सियल रे हर बार हर जगह यूज आएगा, इसलिए पैरा एक्सियल रे एक बार हम लोग समझ लें क्या होता है। तो लिखा जाए पैरा एक्सियल रे मतलब पहले समझ लो अलग क्या होता है, जो एकदम इस प्रिंसिपल एकदम पास से गुजरे, क्योंकि पास से गुजरेंगे तो आई भी छोटा होगा। सब यहाँ बना है, दूसरी रे अगर आप यहाँ बनाओगे ऐसा तो इसका आई और छोटा हो जाएगा, नहीं। तो जितना क्लोज हो उतना अच्छा, आई क्लोज होना हो जाए तो ऐसा हो जाए आई वो स्मॉल हो जाए, और आई स्मॉल का मतलब क्या होता है, जहां पर हम साइन थीटा को, साइन आई को आई लिख सके, टैन आई को आई लिख सके, और कॉस आई को 1 लिख सके। ये क्या, ये अलग से बता दें आपको, मैथ है कि इफ आई टेंस टू 0 मतलब स्मॉल हो, देन साइन आई कैन बी इक्वेटेड टू आई, कॉस आई
will be equated to 1 and tan I it will be equated to I। ये आपको जानते रहना है। I बहुत छोटा होता है तो साइन मैथ है, ये मैथ से है, साइन I को I लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर I लिखना चाहते हैं तो वो होना चाहिए किस में, रेडियन में, और कॉस I को 1 लिखेंगे और tan I को I लिखेंगे। लेकिन ये बड़ा अजीब मुझे लगता है कि I टेंस टू 0 मतलब कितना, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वो बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ। हम लिखते हैं साइन 4 डिग्री, तो 4 तो टेंडिंग टू 0 नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता साइन 4 को क्या करें तो क्या करेंगे। इसलिए एज ए फिजिक्स टीचर मैं बताना चाहूँगा हकीकत में क्या होता है। नहीं ऐसे ये तो थ्योरी होगा, आई छोटा होता है ऐसा होगा, कहता है डी बाई बाई डी एक्स टेंडिंग टू 0, तो कितना छोटा ये पता होना ज़रूरी है। फिजिक्स में हम लोग हमेशा छोटा बड़ा का एक कंपैरेटिव रखते, कब हम बड़ा बोलेंगे कब नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। इसलिए मैं आपके इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि ये बहुत छोटा कहने से काम नहीं चलेगा, बताओ कितना। तो आप लोग याद रखिए, अगर थीटा आपका जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाए 5.7 डिग्री, 5.7 डिग्री से कम कोई भी चीज़ ले लीजिए तो एकदम वैलिड हो जाएगा। जैसे साइन 4 डिग्री को आप 4 रेडियन बदलना होगा ऑफ कोर्स, साइन 4 डिग्री निकालिए वो और अलग से निकालिए, 4 को रेडियन बदलें कैसे, 4 इंटू पाई बाई 180। तो आप कैलकुलेटर से निकाल कर देखिए, साइन 4 डिग्री निकाल कर अलग देखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करिए, और फिर 4 इंटू पाई अपान 180, पाई को 3.14 चाहे 22 वैसे में लिख लीजिए, ये वैल्यू निकालिए, देखिए दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद करना। हम लोग 10 to 0 नहीं बोलेंगे फिजिक्स वाले। हमारे लिए अगर 5.7 डिग्री से कोई एंगल कम है तो हो गया 10 to 0। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो ये आप रिजल्ट याद रखिए, और आप लोग अगर चाहें तो इसको आपको करना चाहिए एज ए स्टूडेंट। मेरी बात को विश्वास नहीं करके चेक करना चाहिए। आप अपने मोबाइल पे जो कैलकुलेटर होते हैं साइंटिफिक, उसको ओपन कीजिए, उसको चेक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वही एंगल होना चाहिए। तो पैरेक्सियल रे जिनका आई क्या हो, बहुत छोटा, हम बहुत छोटा लिखेंगे बट आप समझेंगे इससे छोटा हो तो क्या होगा, तो वैसी रेज को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रे वो रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। आगे आई छोटा तो पैरेलल हो ही जाएगा ना, तो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कह दें कि रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्लोज होगा तो खुद ही आई छोटा हो जाएगा। तो दोनों कहना जरूरी नहीं है, क्लोज टू प्रिंसिपल कह दें तो अपने आई छोटा हो जाएगा, वेरी क्लोज कह दें, या कह दें जिनका इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा हो उनको हम पैरेलल रे कह सकते हैं। लिखा जाए कि इंसिडेंट रेज, नहीं रेज लिखिए, इंसिडेंट रेज नहीं, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे हो तो उसको पैरेलल बोलेंगे। रेज सिंपल लिखिए, रेज which are very close to principal axis, rays which are very close to principal axis, और दोबारा लिख देते हैं that is they have very small incident angle, that is they have very small incident angle are called paraxial rays, are called paraxial rays। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पर। सो फॉर पैराक्सियल रेज, F इक्वल टू कितना, कॉस आई वाला 1 हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। So for paraxial rays F equal to R/2. For paraxial rays F is equal to R/2. तो सेंटर और पोल के बीच में फोकस हमेशा नहीं होगा,
तभी होगा जब रेज कैसी होंगी, पैराक्सियल रे। ठीक बात है। एक और नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, जो लिखे उसके नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। लिखे तो इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड, इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड अबाउट, nothing has been mentioned about the type of rays, ये नहीं बताया कि पैराक्सियल रे है कि नहीं है। Nothing has been mentioned about the type of rays, we will consider them to be paraxial, will consider them to be paraxial। समझे सब लोग? क्वेश्चन में जैसे होता था ना वेलोसिटी, अभी काइनेमेटिक्स चैप्टर होता कि बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट दिस एंगल, बट दे नेवर से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नहीं लिखा रहता है। तो ये एग्जामिनर और एग्जामिनी जो बच्चा टेस्ट दे रहा है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर वो कोई फ्रेम नहीं बोले हैं तो आप उसको ग्राउंड मानो। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप रे के बारे में कुछ नहीं बोले हो कि कैसी है तो कह रहे हैं कि आप पैराक्सियल मान के करो। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो पैराक्सियल रे के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, F = R/2। अब एक और हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मिरर फॉर्मूला प्रूव होने जा रहा है ऐसा कुछ, 1/v + 1/u = 1/f। ये हम लोग प्रूफ लिखने जा रहे हैं। चलिए, हमने एक यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, साथ साथ डायग्राम बनाइए सब। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है इतनी बड़ी सी, इसका इमेज बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये C है और ये F ले रहे हैं, ये P ले रहे हैं, तो मतलब हम ठीक बीच में ले रहे हैं। F को CP के बीच में ले रहे हैं, मतलब पैराक्सियल रे के लिए ही करने जा रही है। कोई भी फार्मूला देखिएगा, हर फार्मूला पैराक्सियल रे के लिए होगा, नहीं तो फिर फार्मूले अलग अलग हो जाएंगे। रे इंसिडेंट रे के हिसाब से सब फार्मूला हो जाए, इसलिए सारे फार्मूले ऑप्टिक्स में अगर फार्मूलेट कर दिया गया, दे विल वैलिड फॉर द पैराक्सियल रेज ओनली। चलिए, हम रे आपके लिए डायग्राम बनाते हैं। एक तो रे बना दिया हॉरिजॉन्टल, जो पास करे कहाँ से, फोकस से। एक ये रे बना दिया हमने। दूसरा रे कहाँ बनेगा? दूसरा रे एक ऐसे बना सकते हैं हम लोग, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल बना सकते हैं, या फिर इधर से ही बना सकते हो। सी हमें भी नहीं बनाना है, सी थोड़ा एडजस्ट करेंगे डायग्राम के हिसाब से। एक इधर से बना लेते हैं, जो ये पोल पे गिरा दी, एक रे को पोल पे गिरा है, तो पहले वाला तो फोकस से पास करेगी। पोल वाले में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस तो नॉर्मल होगा ही, सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए ये उसी सेम एंगल पर एक रे यहाँ से जाएगी ऐसे। देखिए तो ये दोनों एंगल बराबर होगा ना, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल। सो ये इमेज यहां बन गया। ये इमेज यहां बना है, ए बी पोल हो गया, ए डैश बी डैश इमेज हो गया। अब हम वो रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। एक्चुअली V होता है इमेज की दूरी पोल से, हम लिखवाएंगे आपको। पोल से इमेज की दूरी को V कहा जाता है, P से ऑब्जेक्ट की दूरी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस PA को U कहा जाता है,
और एफ तो जानते हैं पी एफ होगा। तो इनमें रिलेशन है ना, प्योर ज्योमेट्री, इसमें कोई फिजिक्स नहीं। फिजिक्स कहीं है तो वह आई इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन का। इसीलिए मैंने कहा था कि कई बुक्स में देखेंगे इस चैप्टर का नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बिकॉज ऑल द फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन क्या, प्योर ज्योमेट्री। कहीं कहीं फिजिक्स है, स्नेल्स लॉ, आई इक्वल टू आर, दैट्स ऑल। चलिए तो प्रूफ करते हैं। अब ये सब प्रूफ जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और एक ट्रेंड है प्रूफ करने। आप उसी ट्रेंड में हमेशा लिखो, आंसर आएगा। 2 सिमिलर ट्रायंगल लिख के आंसर आ जाता है। कैसे, क्या करना होता है, पहले इस ए बी और इस ए बी को पोल से सिमिलर ट्रायंगल बनाओ। देखो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, सिमिलर ट्रायंगल है। अब जो बच्चे लोग को बोर्ड एग्जाम में देना है तो इनको ये प्रूफ आता है एग्जाम में लिखने को, तो उनसे टीचर यही चाहते हैं, नंबर इसलिए कट जाता है, टीचर ये चाहता कि ये तुम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर मानो मत, प्रूफ करो। तो आपको लिखना होगा ये कैसे आप लिखते हैं ना, तीनों ये एंगल बराबर, ये एंगल है, 2 एंगल बराबर हो गया तो तीनों एंगल आपस में बराबर हो गई तो सिमिलर होगा। तो इस बात को लिखना होगा ऑल 3 एंगल्स आर सेम, तब आप इतनी बात आपको ऐड करना होता है। चलिए तो बताइए, सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लिखने जा रहे हैं क्या क्या, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए पी अपान ए डैश पी, ए डैश पी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक तो ये कर लीजिए। दूसरा क्या कीजिए, ये जो ए बी है उसकी जगह एक यहाँ जैसा करिए, यहाँ पे डायग्राम, यहाँ भी एक प्रोजेक्शन बना लीजिए यहाँ पर ऐसा। इसका नाम आप रख लीजिए कुछ एम, जो ये कटा उसका नाम हो गया एन, एम एन नॉर्मल गिरा लीजिए। देख रहे हैं? तो अब फिर क्या करो, इस एम एन और ए डैश बी डैश में फिर रिलेशन लिखो। फिर ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कैसे, ये सामने के दोनों एंगल बराबर होगा, 2 राइट एंगल है तो तीनों एंगल बराबर हो गया। तो इस बात को लिख दो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज ऑल द 3 एंगल्स आर सेम। सो अगला हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन, एम ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एम एन एफ। इन दोनों से क्या रिलेशन बनाया जाए, वैसे लिखा जाए, ए डैश इधर एम एन जैसा था वैसे लिखा जाए, एम एन अपान ए डैश बी डैश, एम एन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये वाला एन एफ अपान ए डैश एफ। सही है, एम एन अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस। ठीक है सब, ये हो गया आपका 2 नंबर। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो रेज हमारी हैं, हम पैरेक्सियल रेज लेने जा रहे हैं। तो पैरेक्सियल रेज लेने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल होगा एंगल, दिस एन विल कोइंसाइड विथ पी। If these rays are very close to principal axis, this point will coincide with P. और जब इसे coincide कर जाएगा तो जहाँ N था वहाँ पे हम P लिख पाएंगे। लिखा जाए कि for paraxial rays N will coincide with कौन, P। सो क्या लिख सकते हैं, एन एम एन इक्वल टू क्या होगा, एम एन इक्वल टू ए बी होगा। तो पैरेलल है ही,
तो हम सीधे एम एन की जगह ए बी लिख रहे हैं सर। चलिए एक बार लिख लेते हैं, एम एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन की जगह लिखने जा रहे हैं हम लोग पी एफ अपान ए डैश एफ। ये क्वेश्चन में हो गया 3, बिकॉज यहाँ पर क्या हमने एम एन इक्वल टू क्या कर दिया, ए बी किया, विच इज वेरी ऑब्वियस। 2 स्टेप हो गया, एक स्टेप इससे इसे लिखना है, एक स्टेप इससे लिखना है, बस वो पैरेलल के कोइंसाइड कर देना है। अब जो दो ये इक्वेशन बनते हैं इन दोनों का लेफ्ट साइड देखिए, ए बी अपन ए डैश बी डैश बराबर है, इसलिए राइट साइड बराबर कीजिए, फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या लिखेंगे, पी एफ 1 का होगा ए डैश पी ए पी अपान ए डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ। लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर कर दिया। अब लास्ट में बारी आ गया लिखने का, तो क्या करेंगे, हमको यू वी एफ ले आना है। तो यू वी एफ लाने के लिए आपको इसमें देखना कौन यू वी एफ है, जो नहीं उसको चेंज करना होगा। जैसे ए पी हमको चाहिए क्या लिखने के लिए, यू, ऑब्जेक्ट की दूरी यू लिखाएगी, और ए डैश पी चाहिए, हाँ ए डैश पी चाहिए वी लिखने के लिए, पी एफ चाहिए हाँ फोकल लेंथ एफ लिखने के लिए, ये भी चाहिए। ए डैश एफ नहीं चाहिए, ना ये यू है ना वी है ना एफ है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा जाए सिंस ए डैश एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए डैश पी माइनस एफ पी लिख सकते हैं। ए डैश देख रहे हैं, ए डैश एफ इक्वल टू ए डैश पी माइनस एफ पी, सही है। सो अब हम फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं अपना, कितना ए पी अपान ए डैश पी इज इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश पी माइनस पी एफ या एफ पी की बात है, ये हो गया। बस अब यू भी को रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन हम एपी को यू भी रखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है जो समझना है, अगर हम यू भी सब कुछ रख देते हैं तो ये फॉर्मूला प्रूफ तो हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर का हो जाएगा, बिकॉज आपने कॉनकेव मिरर का ही प्रूफ लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर का तो वो लिखा नहीं आपने। तो अगर आपने यू भी पुट कर दिया तो दिस फार्मूला विल बिकम ए फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। बट इफ यू वांट कि टू फाउंड ए फार्मूला प्रूव करना चाहते हैं फॉर ऑल मिरर्स, देन आपको इसकी प्रॉपर्टी वापस लाकर रख देना होगा अपने इस फार्मूले में, तो ये इसके प्रॉपर्टी से आज़ाद हो जाएगा। जैसे इसका फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स होता है, फोकस दूसरे साइड में होता, तो अगर कॉनकेव मिरर का प्रूफ किया, कॉनकेव मिरर की वापस चीज़ें लौटा देंगे अगर आप, तो ये अपने नेचर से आज़ाद हो जाएगा, फ्री फ्रॉम द नेचर ऑफ, एंड देन दैट फार्मूला विल बी वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो वही काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, मैं ये टर्म यहां से मिटा लेता हूं। मैं साइन कन्वेंशन अभी यहां बता देता हूं और अलग से भी आपको नोट करवा दूंगा। साइन कन्वेंशन में अभी जस्ट बता के ये चीजें पूरा कर लेते हैं, फिर अलग से आपको नोट कराएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं, यही एक्स एक्सिस कही जाती है। पोल को मन में ओरिजिन मानना है, पोल को हमेशा मन, ये हम आपको जो बोलने लिखवाएंगे पहले देख लीजिए। पोल को ओरिजिन मान लीजिए, और ये तो ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये इधर वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे ही कुछ हुआ। पोल को ओरिजिन मानिए, इधर है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पोल, तीन बातें हो गई। अब
उनका प्लस माइनस क्या होगा। तो ऊपर हमेशा प्लस लेना है, नीचे हमेशा माइनस लेना है, जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं। ऊपर हमेशा प्लस, नीचे हमेशा माइनस, ये पोल को ओरिजिन मानना है। नया यहाँ पर ऑप्टिक्स में सिर्फ एक्स एक्सिस का साइन है बस। ये राइट साइड को प्लस और लेफ्ट साइड को माइनस नहीं कहते ऑप्टिक्स में, यही एक नई बात, बाकी सब वैसे ही। यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत क्लियर सुन लीजिए, और कोई चेंज नहीं। ये चीज़ें जो अभी तक मैं बोला जो ऑलरेडी पहले से फॉलो होता था। नई बात यहाँ पे ये है कि जिधर इंसिडेंट रे जाती हैं वो दिशा पॉजिटिव एक्स दिशा कहलाएगा। मैं आपको ये नोट भी करवाऊंगा, मैं बोल के क्वेश्चन ये पार्ट पूरा कर लूँ फिर आपको नोट करवाऊंगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप अपने से डिसाइड नहीं करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंसिडेंट रेज डिफाइन करेंगे। जिस दिशा में इंसिडेंट रेज आती हैं वो दिशा पॉजिटिव एक्स लिया जाएगा, ठीक है। वो मानते हुए मैं पहले प्रूफ लिख लेता हूं। तो जैसे इसके हिसाब से रेज ऐसे लेफ्ट से राइट जा रहे थे, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, सही बात। इंसिडेंट रेज इधर जाएगा उधर पॉजिटिव, तो उन्हीं के हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एपी, एपी, एपी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दूरी हुआ ना, लेकिन किधर है, माइनस में है, तो बालक यहां पे इसको माइनस यू लिखोगे। क्यों साइन, फिर से मैं बोलूं क्यों साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं सर, इसलिए कि जो हमारा फॉर्म, हमने एक गलती करी कि कॉनकेव मिरर से ऐसे प्रूफ चालू कर दिया। ये तो नहीं पूछा था, यहाँ तो लिखा था कि मिरर फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ मिरर्स, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। सो हम तो कॉनकेव का प्रूफ करने लगे, लेकिन अगर हम कॉनकेव का प्रूफ करने लगे और वापस कॉनकेव की प्रॉपर्टी लौटा के रख दें, तो नाउ आवर फॉर्मूला विल बी फ्री फ्रॉम द कॉनकेविटी ऑफ द मिरर। वो ही काम कर रहे हैं। एपी को हमने माइनस यू रख दिया। अच्छा, और है एडैस पी। एडैस पी को क्या रखेंगे बालक, इधर है, इधर माइनस में, तो माइनस वी पुट करेंगे, ठीक है। पी एफ, पी एफ क्या होगा, पी एफ ये भी फोकल लेंथ है, एफ है, वो भी इधर है माइनस में, तो माइनस एफ लिखेंगे। बस तीन ही चीज है, ये यूज करके हम लोग वापस इसको पुट करेंगे तो अपना फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। पुट किया जाए, एपी की जगह माइनस यू रखा जाए, माइनस यू अपान एडैस पी माइनस वी is equal to PF. PF is minus F upon A dash P. A dash P is minus V minus PF. माइनस माइनस प्लस F, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, ये पहले समझ सब नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग फाइनली फिनिश करने जा रहे हैं। ये साइन कर, सब माइनस हटा दिया, ये हो गया u बाई वी, ऊपर हो गया माइनस एफ अपान माइनस यू प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ये v है भाई, ये है v है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, माइनस यू वी ये वाला प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक है। बस तो अब दोनों साइड में यू वी एफ का डिवाइड कर दे, यू वी एफ डिवाइड, इधर क्या बचा, माइनस वन अपान एफ प्लस वन अपान वी इक्वल टू माइनस वन अपान यू। थोड़ा अरेंज कर लें तो जाएगा वन अपान वी प्लस वन अपान यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये प्रूफ हो गया, और ये फॉर्मूला कॉनकेव नेचर से आजाद हो गया। सो नाउ दिस फॉर्मूला इज ट्रू बोथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर, दोनों के लिए सही है।
ठीक है, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोगों ने दो फॉर्मूले प्रूफ किए। एक था एफ मिरर का फॉर्मूला, एफ कितना R/2 पैरेक्सियल रे के लिए, और इसके लिए 1/v प्लस 1/e 1/f। ये भी किसके लिए, सिर्फ पैरेक्सियल रे, ये पैरेक्सियल के लिए ही होगा। एक और चीज जैसे इनसे डायग्राम बनाए ही कर देंगे तो फिर बार बार बनाना पड़ेगा। एक होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m, वो होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसका यहीं भी डायग्राम बनाने से कर देते हैं। तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जाएगा, इमेज हाइट कौन है, ए बी और ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ए डैश बी डैश ना अपॉन, नीचे तो माइनस ऊपर है तो प्लस अपॉन ए बी। ठीक है, और इक्वल टू लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये हम लोग यहाँ निकाले थे, यहाँ आप देखिए पीछे निकाले थे हम लोग इस ट्रायंगल से। तो कितना आया था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो कितना, ए पी अपॉन ए डैश पी। लिखे थे ना, पहला ही लिखे थे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज ए पी अपॉन ए डैश पी। वही चीज यहाँ लिख रहे हैं। ये माइनस यहाँ का है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल क्या होगा, ए डैश पी अपॉन ए पी। ठीक है ना, वो लिखा गया था अभी प्रूफ में। फाइनली ये इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश पी, ए डैश पी क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन ए पी माइनस यू। फाइनली m इक्वल हो गया माइनस v बाई यू। इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो तो इमेज की हाइट निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है, तो ये कॉनकेव मिरर से आज़ाद हो गया, और दिस इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। अभी आज हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन और 3 फॉर्मूले प्रूफ किए। अब इन्हीं का प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिरर पे, कर्व मिरर पे। ठीक है, आज यहीं क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स इनका फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।